हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। ओन फंड की कैटेगरीज में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम बोरोड फंड्स में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आते हैं और उनके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस, कितने ड्यूरेशन के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं, कैसे अवेलेबल होते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो lecture. So let's connect to commerce and let's learn about borrowed funds, various types of borrowed funds and their features. सबसे इंपॉर्टेंट बोरोड फंड्स की कैटेगरी में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है वो आता है डिबेंचर्स, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Instruments or securities for raising the long-term debt capital that is called the debentures. ये एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है डिबेंचर्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप कैपिटल के लिए पूरे कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं और ईच स्पेसिफिक यूनिट को हम शेयर कहते हैं। इसी तरह से जो कंपनी को बोरोइंग्स चाहिए होती हैं उसको भी छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच स्पेसिफिक यूनिट को बॉन्ड या डिबेंचर कहा जाता है। तो डिबेंचर्स जो हैं, these are the securities issued by the company as an acknowledgement that a company has borrowed certain amount of money and promises to pay at some future date. इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी सिक्योरिटी जिससे कंपनी आउटसाइडर्स से लोन लेती है, बोरोइंग्स लेती है और ये गारंटी देती है कि फ्यूचर डेट में उस बोरोइंग को या लोन को वो रीपे करेगी और जितने टाइम वो उस बोरोइंग्स को यूज करेगी उस पे वो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी करेगी। डिबेंचर्स के ऊपर जो रिटर्न दिया जाता है बाय द कंपनी दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हमने देखा था कि शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है वो होता है डिविडेंड, लेकिन डिबेंचर्स पे जो रिटर्न मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है कंपनी की। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर लिख दिए हैं जिसको आप फीचर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि डिबेंचर्स या डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। तो इसको आप एक फीचर मानेंगे कि जिनको डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स, द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द राइट टू टेक द डिसीजंस ऑफ द कंपनी, दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल विद द डिबेंचर होल्डर्स। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन द डिबेंचर्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट होता है, हर डिबेंचर के साथ जुड़ा हुआ होता है। 2% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, इस तरह से परसेंटेज हर डिबेंचर के आगे जुड़ी होती है और वो परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है द इंटरेस्ट अमाउंट जो कि पूरे साल में कंपनी को देना होता है टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो वो जो इंटरेस्ट है इट हैज टू बी पेड ऑन द डिबेंचर्स and it is considered as fixed charged funds. Why it is considered as the fixed charge funds? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है वो कंपल्सरीली पे करना होता है कंपनी को, चाहे उसके प्रॉफिट्स हो, चाहे लॉसेस हो, चाहे प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हो। इट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी एंड बर्डन ऑन द कंपनी टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स। एक और फीचर देखिए डिबेंचर्स का, जनरली इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स। तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और लोगों से लोन लेती है तो उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी असेट्स की देनी पड़ती है, अपने असेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है ताकि डिबेंचर होल्डर्स को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि अगर कंपनी फ्यूचर में रीपेमेंट नहीं कर पाएगी या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दे पाएगी तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट होगा कि जो असेट्स गिरवी रख के उनसे लोन लिया गया था उन असेट्स को बेचकर वो अपना लोन जो उन्होंने दे रखा है या जो इंटरेस्ट अमाउंट जो कि उनको कंपनी ने अभी पे नहीं करा है उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिबेंचर्स की डेफिनेशन और उसके फीचर्स पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी, द सिक्योरिटीज इशूड to the borrowers of the company are called the debentures. They are issued as acknowledgement of debts.
They are issued with the promise to repay the amount in future. They have no voting rights. They are not the owners of the company. They are called the creditors of the company. Interest payment is compulsory on the debentures and they are issued against the security of the assets. So debentures और उसके features, I hope it is very much clear to you. एक और term use की जाती है बच्चों bonds. Bonds में क्या होता है? They are also same as that of debentures, बस उसमें coupon rate नहीं होता है. इसका मतलब कि बॉन्ड्स के ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो इशू प्राइस होता है और जो मार्केट प्राइस होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है. बॉन्ड्स आर इशूड एट अ वेरी हैवी डिस्काउंट और वही डिस्काउंट उनके लिए इंटरेस्ट का काम करता है. So debentures and bonds both are acknowledgement of the debts of the company. They are issued for a longer duration, more than 5 years. And a very common source of getting the long-term finance by the company. Come to the next category of borrowed funds, that is loan from banks and loan from financial institutions. ये दो अलग अलग sources हैं, लेकिन इनके बहुत सारे features common है, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है. बैंक्स का मतलब होता है कमर्शियल बैंक्स, कोई भी कमर्शियल बैंक्स जिनसे कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस ऑब्टेन कर सकती है. इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं फेमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के. ICICI, IDBI, IFCI, SFC, LIC. ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करती है और इनका काम क्या होता है? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना. तो चाहे बैंक से लोन लिया जाए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया जाए, लोन्स मींस द लोन्स, समथिंग बोरोड फ्रॉम द आउटसाइडर्स, लेकिन इनका ड्यूरेशन अलग अलग होता है. बैंक ज्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स ही देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते हैं. हालांकि अब ऐसा होने लगा है कि कहीं कहीं से लॉन्ग टर्म लोन्स भी मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स मिलते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं. प्रोवाइड लोन्स फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि जब कंपनी को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको अपनी कंपनी या बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, पुराने एसेट्स को हटाकर नए एसेट्स लाने हैं या डाइवर्सिफाई करना है, कुछ और प्रोडक्ट लाइंस में एंटर करना है, कुछ और मार्केट्स एंटर करनी है, तो उस टाइम जब फंड्स की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? या तो बैंक से लोन लेती है एंड मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेती है. और फीचर्स देख लेते हैं. बैंक प्रोवाइड्स द लोन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स एक्सेट्रा. अगर कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाता है तो एक तो टर्म लोन होता ही होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन होता है. उसके अलावा भी जिस तरह से बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं वो है कैश क्रेडिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने बैंकिंग सर्विसेज किया था. उसके अलावा नेक्स्ट फीचर देखिए, रीपेमेंट ऑफ द लोन्स इज डन इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट्स. जो कमर्शियल बैंक से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया जाता है वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है, तो या तो वो उस फिक्स ड्यूरेशन पे लौटाया जाता है या उससे पहले इंस्टॉलमेंट्स में वापस लौटाया जाता है. तो लंप सम भी लौटाया जा सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी लौटाया जा सकता है. एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कुछ भी लोन लेते टाइम एग्रीमेंट हुआ होगा कंपनीज और बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बीच में. उसके अलावा एक और फीचर देखिए, लोन्स आर ऑब्टेन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स बट अवेलेबल इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन. तो जब लोन लिए जाते हैं, जिस तरह से डिबेंचर्स इशू करते टाइम कंपनीज को कोई ना कोई असेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं, इसी तरह से लोन्स लेते टाइम चाहे वो बैंक से लें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लें, कंपनी को कुछ असेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी. लेकिन उनका एक फायदा ये बता रखा है कि जब कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, डिप्रेस्ड मार्केट्स होती हैं, उस समय भी लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. तो इस तरह से पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ द कंपनीज गेट द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स.
What are the important famous financial institutions which are providing the loans to the companies? For how long they are providing the loans to the business and the companies? For what purpose they are providing the loans to the companies? How the repayment of that loan is done? What are the various forms in which the loan is provided by the banks? So I hope कि आप इसको अच्छे से explain कर पाएंगे कि बैंक से और financial institutions से जो लोन लिए जाते हैं under the category of borrowed funds, उनको कैसे हमें points में लिखना है. Come to the next category, that is the trade credit. ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को शॉर्ट पीरियड के लिए क्रेडिट एक्सटेंड करता है ऑन द गुड्स परचेज्ड एंड सोल्ड, दैट टाइप ऑफ अ क्रेडिट इज कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट. वी ऑल नो कि ये बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है कि सारी ट्रांजैक्शंस दो बिजनेस के बीच में कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं. कुछ बिजनेस उधार पर सामान खरीदते हैं और कुछ बिजनेस उधार पर सामान बेचते हैं. तो जब इस तरह से उधार पर सामान खरीदा और बेचा जाता है और क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है तो दैट क्रेडिट इज कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट. उसको पॉइंट्स में आप कैसे लिखेंगे? क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. दूसरा पॉइंट, सच क्रेडिट्स आर अकाउंट्स पेएबल. इन क्रेडिट्स को किस हेडिंग में रखा जाता है? अकाउंट्स पेएबल. और अकाउंट्स पेएबल के भी दो सब पार्ट्स होते हैं, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. लोग क्रेडिट अवेल कर रहे हैं उनके लिए है ये अकाउंट्स पेएबल, और जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है उनके लिए है अकाउंट्स रिसीवेबल. तीसरा पॉइंट देखिए, इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. स्पेसिफिक टर्म आपको हर सोर्स की पता होनी चाहिए कि जो ट्रेड क्रेडिट है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि एक साल से ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं किया जाता है. और जो एग्जैक्ट इसका टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मली 30 to 90 डेज होता है, 1 महीने से लेके 3 महीने तक. लेकिन अगर कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो बहुत सालों से किसी ट्रेडर के साथ बिजनेस कर रहा है, तो कोई ना कोई ट्रेडर उसे 5 महीने 6 महीने या उससे ज्यादा भी क्रेडिट अलाउ कर सकता है. 12 महीने से ज्यादा कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं करता है. इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म. अभी तक हमने बोरोड फंड्स में देखा है कि जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तब भी चार्ज क्रिएट होता है असेट्स पे. जब लोन्स फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होता है तो भी असेट्स गिरवी रखे जाते हैं. ट्रेड क्रेडिट के केस में कोई असेट्स गिरवी नहीं रखे जाते. एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता है. इट इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स. ये एक ऐसा सोर्स है जो हमेशा ही ट्रेडर के पास या बिजनेसमैन के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ कंपनीज या बिजनेसमैन जो है वो उधार पर सामान को खरीदते और बेचते रहते हैं. तो ये बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है, बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंस है और एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसका हर वक्त ही बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज अवेलेबल व्हेन द फर्म वांट्स टू इंक्रीज द इन्वेंट्री लेवल ड्यू टू द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द सेल्स. जैसे हमने देखा था कि जब बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करनी होती है तो वो या तो लोन लेता है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, या बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए फंड्स चाहिए होते हैं तो वो डिबेंचर्स इशू करती है. लेकिन अगर कंपनी को नियर फ्यूचर में अचानक से एक्सपेक्टेड सेल्स बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अभी दिवाली का सीजन है तो बहुत सारी कंपनीज की अचानक से डिमांड और सेल्स जो है वो बढ़ जाती हैं, तो उस केस में उन्हें अचानक से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है. तो उस तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट होती हैं? अपने ट्रेड क्रेडिट पर, कि जब उन्हें लगता है कि नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड सेल्स बढ़ने वाली हैं और उन्हें इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो मेंटेन करने हैं, तो इतने छोटे पीरियड में उधार पर सामान खरीद कर ही अपने दूसरे ट्रेडर से हम क्रेडिट अवेल कर सकते हैं और उसको कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट. तो इसके भी आप पॉइंट्स बना लेंगे. डेफिनेशन क्या है ट्रेड क्रेडिट की, इसका ड्यूरेशन क्या है, किस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है,
असेट्स की सिक्योरिटीज के लिए चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है, कौन सी हेडिंग्स में इनको दिखाया जाता है, तो वेरियस फीचर्स आप इसके पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ 3 तरह के ही बोरोड फंड्स जो डिस्कस कर पाई हूं, और अगर इनको अलग अलग कर दूं तो 4 कैटेगरीज ऑफ बोरोड फंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। Few more borrowed funds are still left to be discussed. I hope I'll be discussing in the next lecture, and then we will compare the specific features of the different own funds and the borrowed funds as well. And we will discuss कि किस तरह के question and answers own fund से या borrowed fund से पूछे जा सकते हैं. See you next time with the continuation of the borrowed funds and its explanations. लेकिन इससे पहले सारे वीडियो लेक्चर्स जो ओन फंड्स की कैटेगरीज में थे, जो कंपैरिजन था ओन फंड्स और बोरोड फंड्स का, बिजनेस फाइनेंस, उसका मीनिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये सब आप साथ साथ वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे देख लीजिए, ताकि जब हम अगला लेक्चर पढ़ें तो पीछे के लेक्चर्स अगर आपको क्लियर होंगे तो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम शेयर करिए एंड लाइक करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।